अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसमें हम जर्मनी में आने के लिए 9 डिफरेंट वीज़ा प्रोसेसेस या 9 डिफरेंट पाथवेज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने मेरी बाकी जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस को भी एंजॉय किया होगा, जिसमें मैंने जर्मन टेक्नोलॉजीज या जर्मनी में रहने वाली फैमिलीज को मिलने वाले बेनिफिट्स को डिस्कस किया है। और इस वीडियो के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जिसमें मैं जर्मनी में मिलने वाले सोशल बेनिफिट्स को डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में हम जो 9 डिफरेंट वीज़ा प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे उसमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कार्ड या जिसको शॉन्सन कार्ते भी कहते हैं उसकी डिटेल्स भी शामिल है। ये वीडियो होगी तो थोड़ी सी लंबी, लेकिन इस वीडियो में डिफरेंट प्रोसेसेस डिस्कस करते हुए मैं कुछ आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो शायद आपको दूसरी वीडियोस में ना मिल सकी हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे मास्टर्स भी किया हुआ है और मैं 5 से 6 डिफरेंट कंपनीज में काम भी कर चुका हूँ। और इस मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने हाउस बिल्डिंग करने वालों के साथ, बैचलर्स और मास्टर्स करने वालों के साथ काम भी किया हुआ है, तो इसलिए मुझे अच्छा आइडिया है कि कौन सी प्रोफाइल वाला बंदा मार्केट के अंदर आगे कैसा परफॉर्म करता है। मोर ओवर जब हम एंड पे अपॉर्चुनिटी कार्ड डिस्कस करेंगे तो उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि जो आपको जर्मनी में आने के बाद परेशानी से और धक्के खाने से बचाएंगी। और इस वीडियो के एंड पे आपको 2 ऐसी गोल्डन टिप्स मिलेंगी जो आपके जर्मनी में स्टे को और जॉब हंटिंग को बहुत ही आसान बना देंगी और मोर ओवर आपके इस दुनिया में भी स्टे को बहुत अच्छा बना देंगी। इस वीडियो के एंड में और दरमियान में भी मैं डिफरेंट वीजा प्रोसेसेस के बेनिफिट्स और उनके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि किस वीजा, कौन सा वीजा प्रोसेस या कौन सी टेक्निक आपके लिए बेहतर है ताकि आप जर्मनी आ सकें। हम अपने इस वीडियो के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल FSC करने के बाद आपको हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहिए या बैचलर्स के लिए आना चाहिए, या जो बच्चे अभी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, उनके लिए बैचलर्स के दौरान ही जर्मनी में बैचलर्स में स्विच कर लेना चाहिए या उनको बैचलर्स पाकिस्तान में कंप्लीट करना चाहिए और मास्टर्स के लिए जर्मनी में आना चाहिए। या हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ जाए या वो जर्मनी में डायरेक्ट जॉब हंट करें या फिर PhD हंटिंग की तरफ जाएं। हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड की तरफ जाएं या वो फर्दर मास्टर स्टडीज या PhD स्टडीज को परस्यू करें या फिर पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब ढूंढें और जॉब वीजा पे या EU ब्लू कार्ड वीजा पे आ जाए। और इसी तरह हम ये भी देखेंगे EU ब्लू कार्ड वीजा क्या है। इन 9 प्रोसेसेस या 9 पाथवेज को डिस्कस करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो है जर्मन पासपोर्ट। जर्मन पासपोर्ट आपको कितने टाइम में मिलता है और कैसे मिलता है। तो जर्मन पासपोर्ट पहले तो 8 साल में मिलता था, अब उसका टाइम ड्यूरेशन 5 साल हो गया। मिनिमम आपको जर्मनी में रहते हुए 5 साल हो जाए तो आप जर्मन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 है और आपको जर्मनी में रहते हुए 5 साल हो गए तो आप 5 साल के बाद जर्मन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता जर्मन पासपोर्ट का ये है कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट C1 जिसे C1 कहते हैं और आपको जर्मनी में रहते हुए 3 साल हो गए तो आप 3 साल के बाद ही जर्मन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो होगी बात जर्मन पासपोर्ट की। ये मैंने सबसे पहले इसलिए डिस्कस किया कि आप जो भी हम अभी 9 पाथवेज या 9 वीजा प्रोसेसेस देखेंगे आपको एक जेन में बेस्ट आइडिया हो और आपके जेन में चलता रहे कि कौन सा तरीका जर्मन पासपोर्ट को हासिल करने के लिए सबसे आसान है और सबसे इजी है। तो ये 9 वीजा प्रोसेसेस या पाथवेज क्या है। नंबर 1 वीजा फॉर पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट्स या जॉब्स। नंबर 2 वीजा फॉर PhD स्टूडेंट। नंबर 3 वीजा फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। नंबर 4 वीजा फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। नंबर 5 हाउस बिल्डिंग वीजा। नंबर 6 जॉब सर्च वीजा। नंबर 7 EU ब्लू कार्ड वीजा। नंबर 8 अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा और नंबर 9 बिजनेस वीजा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने 9 डिफरेंट वीजा प्रोसेसेस। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से या कहीं से भी PhD की हुई हो, तो वो अपनी PhD बेस्ड रिसर्च की बुनियाद पर जर्मनी में पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट्स या जॉब्स ढूंढें और उसके लिए अप्लाई करें। ये जॉब्स यूनिवर्सिटीज में भी हो सकती हैं और इंडस्ट्रीज में भी हो सकती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी हो सकती हैं। इसका प्रोसेस नहायत ईजी होता है। आपने सबसे पहले अपने लिए एक प्रोजेक्ट या जॉब ढूंढनी है, अपने उस प्रोफेसर के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ राब्ते में आना है और वहां से एक आपने ऑफर लेटर लेना है। यूं ही आपको ऑफर लेटर मिल जाए आप एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो एम्प्लॉय होता है वो आपको वीजा प्रोसेस में स्पीड अप करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जहां पे आप बहुत ही इजीली अपने लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। पोस्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए 3 कॉमन वेज हैं। नंबर 1 .de की वेबसाइट या आप गूगल पे लिखें .इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, वहां पे जाके भी आप पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 2 रिसर्च जर्मनी के नाम से एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां उस वेबसाइट पे भी जाकर, वो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे पोस्ट डॉक या PhD रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। नंबर 3 तरीकाकार ये है कि आप यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट रब्ता करें। डेफिनेटली आपने सबसे पहले देखना है कि वो किस फील्ड में रिसर्च या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अगर वो आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च से रिलेटेड है तो आप उनसे रब्ता करें, उनसे
से ऑफर लेटर लें और एम्बेसी में वीजे के लिए अप्लाई कर दें। तो हम क्विकली देखते हैं कि अगर आप पोस्ट डॉक में हैं तो आपके पास जर्मन पासपोर्ट या जर्मन परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के क्या तरीकाकार हो सकते हैं। तो जर्मन परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने का एक तरीकाकार होता है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड उन लोगों को मिलता है जो कि आईटी से रिलेटेड या बोटलनेक प्रोफेशन से रिलेटेड ऑक्यूपेशन में होते हैं। बोटलनेक वो प्रोफेशंस होते हैं जिनकी जर्मनी में बहुत हाईली डिमांड है। अगर आपका पोस्ट डॉक उसी फील्ड के अंदर है तो आप जर्मनी में आते साथ ही ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो ब्लू और आपने B1 लैंग्वेज जर्मनी की कर लिया B1 लेवल तक, तो आपको 21 महीनों के बाद परमानेंट रेजिडेंस जर्मनी की मिल सकती है। और इसी तरह अगर आप एक पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इसी तरह आपको 5 साल जर्मनी में रहते रहते हो जाते हैं और आपके पास B1 है, तो आप 5 साल के बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे वीजा प्रोसेस की तरफ, जो है वीजा फॉर PhD स्टूडेंट्स। ये वीजा प्रोसेस उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्होंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है या वो जर्मनी से ही मास्टर्स करके चले गए थे और अब वो PhD के लिए जर्मनी आना चाहते हैं। तो इस PhD ढूंढने के लिए भी 3 पाथवेज यूज होते हैं। नंबर 1, आप .de की वेबसाइट पे जाकर वहां पे अपने लिए कोई PhD रिसर्च प्रोजेक्ट ढूंढे। नंबर 2, रिसर्च जर्मनी की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपने लिए कोई PhD रिसर्च प्रोजेक्ट ढूंढे। और नंबर 3 वही कि आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट राब्ता करें और वहां से अपने लिए ऑफर लेटर ले लें। PhD को जर्मनी में स्टडी कम और जॉब ज्यादा कहा जाता है, तो इसलिए जर्मनी में जो PhDs होती हैं या तो वो फुल पेड होती हैं, मतलब आपको PhD करते हुए फुल पेमेंट मिलेगी जैसे आपको किसी भी जॉब पर मिलती है। वो 2000 से लेके 3000 के दरमियान हो सकती है पर मंथ, ये मैं नेटो की बात कर रहा हूँ टैक्स वगैरह काट कर। नंबर 2 जो होता है जर्मनी में PhDs हाफ पेड भी होती है, मतलब अगर किसी प्रोफेसर के पास या इंस्टीट्यूट के पास फुल फंडिंग नहीं है तो वो आपको हाफ फंडिंग में भी दे सकते हैं, जिसकी अमाउंट 1000 से लेके 1500 के दरमियान भी हो सकती है कि आपको पर मंथ इतनी अमाउंट मिलेगी। और थर्ड जो PhDs होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली अनपेड होती हैं, कि मतलब अगर किसी प्रोफेसर या इंस्टीट्यूट के पास बिल्कुल भी फंडिंग नहीं है लेकिन वो फिर भी आपको कहते हैं कि हाँ आप हमारे साथ अभी PhD शुरू कर दें, जो ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम आपकी फंडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए PhD का जो पाथवे होता है ये भी निहायत ईजी होता है और इसका जो सफर होता है जर्मन पासपोर्ट की तरफ वो भी निहायत ही आसान होता है। इसकी वजह यह है कि जो PhD होती है वो कम से कम 4 साल के लिए होती है और ये नॉर्मली प्रोफेसर जो है 6 महीने या 1 साल एक्सटेंड भी कर देते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपकी PhD 5 साल तक चली गई तो आपको जर्मनी में रहते रहते 5 साल हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली जर्मन नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्तिया कि आपने B1 तक जर्मन लैंग्वेज भी सीख ली हो। उसके अलावा जब आप PhD खत्म कर लेंगे आपको 1.5 साल का जॉब सर्च वीजा भी मिलेगा। तो इस तरह आपका जो स्टे इन जर्मनी है वो ऑटोमेटिकली 5 इयर्स को एक्सटेंड कर जाएगा। तो PhD बेस्ड अगर आपको वीजा मिल जाए तो वो जर्मन परमानेंट रेजिडेंस और जर्मन नेशनलिटी हासिल करने के लिए एक बहुत ईजी पाथवे है, लेकिन डेफिनेटली ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपकी PhD पेड है और आपकी जो सालाना पे है वो 45,300 यूरो से अबव है तो आप जर्मनी आते साथ ही ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लू कार्ड के लिए अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपको और आपने B लैंग्वेज कर ली तो आपको 21 महीने के बाद परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। और अगर आपने B1 नहीं की और सिर्फ आपके पास ब्लू कार्ड है तो आपको 24 महीने के बाद परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपकी PhD फुल पेड नहीं और हाफ पेड है तो आप फिर भी वर्क परमिट ले सकते हैं और वर्क परमिट अगर आपने ले लिया तो वर्क परमिट लेने के 33 मंथ्स के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस जर्मनी की मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे मास्टर स्टूडेंट की एग्जांपल देना चाहूंगा जिसके पास मास्टर्स करने के बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करे, दूसरा रास्ता वो अपने लिए PhD जॉब या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट ढूंढे। अब अगर वो अपॉर्चुनिटी कार्ड का रास्ता इख्तियार करता है तो उसको सबसे पहले तो पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, और थर्डली वो जब जर्मनी में आ जाएगा उसको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके पहले तो अपना सर्वाइवल करना पड़ेगा और साथ साथ अपने लिए जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी और उससे पहले भी उसको ब्लॉक अकाउंट जो है वो शो कराना पड़ेगा ताकि वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अपने फाइनेंशियल मीन्स को प्रूव कर सके। दूसरा रास्ता इख्तियार करने वाला PhD डायरेक्ट पाकिस्तान से बैठे बैठे अपने लिए PhD प्रोजेक्ट या जॉब ढूंढ लेता है तो उसके लिए ये सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। वो डायरेक्ट इज्जत के साथ जर्मनी में आएगा, पहले दिन से अपनी PhD जॉब शुरू कर देगा, वो पहले दिन से ही पेड होगा, ना उसको कोई पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी और ना ही इन लंबे वीजा प्रोसेस में पढ़ना पड़ेगा। तो ये वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं या वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस सारे वीडियो के दौरान स्टेप बाय स्टेप देता जाऊंगा कि आप हर प्रोसेस को कंपेयर कर लें। नो डाउट अपॉर्चुनिटी कार्ड भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पाकिस्तान में मास्टर्स किया हुआ है तो PhD के आने की ऑप्शंस को भी आप मद्देनजर रखें। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड वीजा प्रोसेस की तरफ जो है मास्टर स्टडीज, कि आपने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है और अब आप मास्टर्स के लिए जर्मनी में आए। तो मास्टर्स के लिए आने के लिए भी तरीकाकार बहुत आसान है। आपने .de की वेबसाइट पे जाकर अपने लिए मास्टर स्टडीज ढूंढनी है, वहां पर ही आपको अप्लाई
करने का सारा तरीकाकार बता दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट वहाँ पे ईमेल के थ्रू अप्लाई करें या पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजें या आप यूनी असिस्ट का पोर्टल इस्तेमाल करके आपने अप्लाई करना है। तो वंस आपका एडमिशन वो हो गया तो आपने एम्बेसी में अपने लिए वीजा अप्लाई कर देना है और आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए आ जाएंगे। तो मास्टर्स के लिए भी जब आते हैं आपका मास्टर्स जो है वो नॉर्मली 2 से 2.5 साल रहता है, कुछ केसेस में वो 3 साढ़े 3 साल तक भी एक्सटेंड हो जाता है। और जब आप जर्मनी से मास्टर्स कर लेते हैं तो आपको 1.5 साल का जॉब सर्च वीजा मिल जाता है और इस 1.5 साल के दौरान 99% लोगों को जॉब मिल जाती है और जर्मनी में अपनी प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट कर देते हैं। और जो उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो नॉर्मली 45,000 यूरोस पर एनम से अबव ही होता है और जिसकी बेस पर उनको ब्लू कार्ड भी मिल जाता है। और जब उनको ब्लू कार्ड मिल जाता है 21 महीने के बाद वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उस जब तक वो आपको जॉब मिलेगी और उसके बाद 21 महीने मुकम्मल होंगे, मास्टर्स का टाइम, जॉब सर्च वीजा का टाइम और आपकी ब्लू कार्ड का टाइम मिलाकर तब तक आपको 5 साल से ज्यादा हो ही जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जर्मन नेशनलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों ने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है और वो अब जॉब्स कर रहे हैं तो वो अपने लिए मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। ये उनके लिए और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बैचलर्स के बाद जॉब कर रहे हैं बहुत परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है। तो अब वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद अगर मास्टर स्टडीज के लिए जर्मनी में आएंगे तो उनका फ्यूचर का कैरियर बहुत ही ब्राइट होने जा रहा है। अच्छा, मास्टर्स में आने वालों को एक और एज मिलता है, वो ये है कि वो जब तक अपनी मास्टर स्टडीज जर्मनी में कर रहे होते हैं तो वो कल्चर के अंदर भी इंटीग्रेट होते जाते हैं, वो लैंग्वेज भी साथ साथ सीखते जाते हैं। तो इसी तरह वो जब जर्मनी की टफ स्टडीज के प्रोसेस से गुजरेंगे तो वो इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 4th वीजा प्रोसेस की तरफ, जो है बैचलर की स्टडीज के लिए आना। तो ये वीजा प्रोसेस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान में 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। FSC हो सकती है या वो कोई और भी एजुकेशन हो सकती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट में एक तो आपके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना लाजमी है और दूसरा B1 सर्टिफिकेट लैंग्वेज का, मतलब B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग के लिए अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट कोलीग वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको 1 साल का कोर्स करवाते हैं, जिस कोर्स में आपके कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं और एक लैंग्वेज कोर्स होता है। लैंग्वेज कोर्स मतलब कि आपको लैंग्वेज A1 से लेके B1 तक करवाते हैं वो। और टेक्निकल कोर्सेज डिपेंड करता है आपने आगे किस फील्ड में जाना है, उसके मुताबिक आपके टेक्निकल कोर्सेज होंगे। वो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री भी हो सकता है और वो कोई मेडिकल से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा मॉड्यूल चूज किया, आपके कोर्सेज भी उस पर ही डिपेंड करेंगे। तो जब आप स्टूडेंट को लीग कर लेते हैं, ये 1 साल का होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो आपको वो शायद सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट भी करने की इजाजत देते हैं। तो जब आप वो कर लेते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपकी बैचलर्स स्टडीज जर्मनी में स्टार्ट होती हैं तब तक आपको जर्मनी में 1 या 1.5 या 2 साल गुजर चुके होते हैं। तब तक आपकी लैंग्वेज भी परफेक्ट हो चुकी होती है और आप जर्मन स्टडी के सिस्टम को भी थोड़ा समझ चुके होते हैं। फिर आपका बैचलर्स स्टार्ट हो जाता है। बैचलर्स नॉर्मली 4 साल का होता है। तो जब तक आपका बैचलर्स होगा जर्मनी में, आपको वैसे ही 5 साल हो चुके होंगे, तो आप डायरेक्ट ही बैचलर्स के बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लेट्स सपोज आपको बैचलर्स के बाद 6 महीने के बाद, साल बाद आपको परमानेंट जॉब मिल गई, तो आप फौरन अपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि नेशनलिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप हुकूमत से कोई बेनिफिट्स ना ले रहे हो। लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास वैसे ही होगा, आपके पास परमानेंट जॉब भी होगी, तो हियर यू गो, आप फौरन जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। तो इसी तरह जब आपने बैचलर्स कर लिया, जॉब कर ली, तो उसके कुछ अर्से बाद आप अगला मास्टर्स भी कर सकते हैं। या जर्मनी में आपके पास डुअल स्टूडियम की भी ऑप्शन होती है। डुअल स्टूडियम वो ये होती है कि आप जॉब कर रहे हैं, वो जॉब का और स्टडी का कॉम्बिनेशन होता है, विच इज अ वेरी परफेक्ट थिंग फॉर बैचलर प्रोफेशनल्स। तो इसी तरह आप बैचलर स्टडीज के दौरान भी इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैचलर्स का प्रोसेस की भी बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आपको समझ लगी होगी कि आप बैचलर्स, मास्टर्स, PhD या पोस्ट डॉक किसी भी तरीके से हैं तो आप जर्मन परमानेंट रेजिडेंस या जर्मन नेशनलिटी के लिए इजीली एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें वीजा प्रोसेस या पाथवे की तरफ, जो है आउसबिल्डिंग। आउसबिल्डिंग का भी आजकल पाकिस्तान में बहुत चर्चा है कि जिन बच्चों ने FSC की तालीम हासिल की हुई है तो वो आउसबिल्डिंग वीजा के लिए आ सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 सर्टिफिकेट हो या B1 जर्मन लेवल हो। तो इस जगह पर मैं 2 वीजा प्रोसेसेस को या 2 पाथवेज को कंपेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 आउसबिल्डिंग, नंबर 2 बैचलर स्टडीज। ये दोनों पाथवेज आप FSC या 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ही परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आउसबिल्डिंग जैसे पाकिस्तान में डिप्लोमा होता है, बिल्कुल इसी तरह ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। आउसबिल्डिंग की भी डिफरेंट किस्में होती है, लेकिन मैं उन किस्मों में नहीं जाऊंगा, वो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी और कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम सिंपल हाउसबिल्डिंग को और बैचलर्स को कंपेयर करते हैं। तो हाउसबिल्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए, या ये हाउसबिल्डिंग डिप्लोमा उन स्टूडेंट्स को सूट करता है जो कि स्टडीज में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, या वो स्टडीज को आगे उस तरह परस्यू नहीं करना चाहते जितने इंटेंसिव बैचलर स्टडीज होती हैं। तो वो कहते हैं भाई हम बेटर या कि प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाएं। और ये प्रैक्टिकल फील्ड वेल्डिंग की भी हो सकती है, होटलिंग की भी हो सकती है, नर्सरिंग की हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, किसी भी फील्ड में आपका डिप्लोमा हो सकता है। क्योंकि जर्मनी में आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप विदाउट टेक्निकल क्वालिफिकेशन किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। तो इसलिए जर्मनी में अगर आपका एक ब्यूटी सैलून भी है, अगर आपका एक
जनरल स्टोर भी है, कोई छोटा सा भी होटल या ढाबा है, तो आपको उसके लिए भी हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है अगर आपने उसका प्रोफेशनल बनना है। तो हाउस बिल्डिंग ये उन लोगों को सूट करेगी जो इंटेंसिव स्टडीज में नहीं जाना चाहते। हाउस बिल्डिंग करने वालों को जर्मनी में 3 साल जो है वो पे मिलती है, और पहले साल इनकी पे जो होती है वो 900 से लेके 1100 के दरमियान होती है, और हर साल 100-150 यूरो का इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन ये 1100-1200 यूरो से ज्यादा नहीं होगी स्टार्टिंग की जो पे है, और ये 3 साल इसी तरह चलेगी साल के इंक्रीमेंट के साथ। लेट्स सपोज अगर पहले साल 1000 थी, दूसरे साल ये 1100 हो जाएगी, और तीसरे साल ये 1200 हो जाएगी। तो इस तरह ये हाउस बिल्डिंग होगी। सेकंड चीज, हाउस बिल्डिंग करने वाले जो होते हैं ये बाद में जाकर इनकी ग्रोथ भी जो इंडस्ट्रीज में वो इतनी ज्यादा नहीं होती, अगर लेट्स सपोज किसी ने इंडस्ट्री फील्ड में हाउस बिल्डिंग की है। ऑन दी अदर हैंड बैचलर्स के लिए जो आते हैं उनको पहले साल से तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, उनका सफर काफी मुश्किल होगा, लेकिन जब वो बैचलर्स कर लेंगे तो उनकी कैरियर ग्रोथ काफी तेजी से होती है, और वो इंडस्ट्रीज में मोस्टली व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। उनकी जो फर्स्ट पे होगी 4 से 5 साल एजुकेशन के बाद, वो नेटो अगर मैं बात करूं टैक्स काट कूट के, वो 2100, 2200, 2300 से स्टार्ट होती है, और इसी तरह उनके लिए आगे कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और अगर इसी तरह आप इंडस्ट्रीज में जाएं तो हाउस बिल्डिंग करने वाले, अगर किसी ने इंडस्ट्रियल फील्ड में हाउस बिल्डिंग किया तो वो मशीनों पे काम करते हैं, बैचलर्स वाले ऑफिस में बैठकर रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन हाउस बिल्डिंग वालों के पास एक एज होता है उन लोगों के पास जिन्होंने होटलिंग या कोई ऐसी फील्ड में हाउस बिल्डिंग की है जो इजीली अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो उनके पास ये एज होता है कि वो बाद में हाउस बिल्डिंग मुकम्मल करने के बाद अपना कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस खोल लेते हैं। लेकिन ये स्टेज डेफिनेटली उनकी लाइफ में इतनी जल्दी नहीं आती, उनको 8 से 10 साल वेट करना पड़ता है जब तक वो अपनी फील्ड में अपने आप को परफेक्ट कर लें और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख लें। तो अगर हम जर्मन नेशनैलिटी या पीआर की बात करें और हम हाउस बिल्डिंग और बैचलर्स के प्रोसेस को देखें तो ये दोनों प्रोसेस में इजीली पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि हाउस बिल्डिंग करने वाले परमानेंट रेजिडेंस या नेशनलिटी हासिल नहीं कर, नहीं, वो भी 5 से 6 साल के अंदर अंदर ये चीज को इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। दोनों के फ्यूचर पाथवेज या फ्यूचर बिजनेस इज डिफरेंट है। हाउस बिल्डिंग करने वाले किसी स्टेज पे जा, क्योंकि उनके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो किसी भी स्टेज पे जाके अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि बैचलर्स वाले वो अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, इंडस्ट्रीज में जॉब्स की हैं, तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिजनेस करने के लिए कम होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दोनों फील्ड्स अपने अपने फायदे हैं। जर्मनी से बैचलर्स करने वालों के पास एक बहुत बड़ा एज होता है, वो ये है कि वो जर्मनी से बैचलर करने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जर्मनी में जो बैचलर स्टडीज हैं ये बहुत ही टफ है, और जब आपने 4 से 5 साल बैचलर स्टडीज में जर्मनी में रगड़ा खाया है और इंटर्नशिप भी किया, फिर यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। आप कहीं भी जाकर टेक्निकली मार नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं जो पाकिस्तान में पेरेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड करूंगा, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर वो अपने बच्चों को FSC या 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जर्मनी भेजना चाहते हैं तो वो अभी ही अपने बच्चों माइंडसेट बनाना शुरू कर दें, उनको अभी ही जर्मन लैंग्वेज की तरफ लगा दें, और उनको अभी से ही कहें कि वो जर्मन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना शुरू कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर जर्मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मालूमात शेयर करता रहता हूँ। अब हम चलते हैं अपने छठे वीज़ा प्रोसेस की तरफ, जो है जॉब सर्च वीज़ा। ये वीज़ा प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो हाईली स्किल्ड हैं और जिनके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसकी वजह यह है क्योंकि जर्मन मार्केट जो है वो काफी कम्पिटिटिव मार्केट है। तो अगर आप जॉब सर्च वीजा भी जर्मनी में आ रहे हैं और आपको जर्मन जुबान भी नहीं आती, तो आप मार्केट में अपनी जगह सिर्फ तभी बना सकेंगे जब आप प्रोफेशनली बहुत स्किल्ड हैं और आप किसको कोई इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाए। तो ये वीजा प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो हाईली स्किल्ड हैं, जो IT या प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ होते हैं और वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली मिल जाती है। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये वीजा प्रोसेस बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको एक तो काम करने की भी इजाजत नहीं होगी, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम होगा, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यहाँ पे आप आकर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलेगी। तो इसलिए फ्रेश ग्रेजुएट्स इस वीजा प्रोसेस को बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, सिर्फ जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी कार्ड को और जॉब सर्च वीजा को कंपेयर कर ले, उनके लिए कौन सा सूटेबल है। अपॉर्चुनिटी कार्ड में थोड़ा सा मैंने जो अभी तक पाकिस्तान के जो जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट वहाँ पे पढ़ा था कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, 1 साल का टाइम वहाँ पे लिखा था, जबकि जॉब सर्च वीजा जो ये शायद जल्दी प्रोसेस हो जाए। जॉब सर्च वीजा पर आने वालों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टिप कि अगर आप इस वीजा प्रोसेस के अंदर चले गए हैं तो आप पाकिस्तान से ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। हाँ, आपकी जो CV है वहाँ पे आपने अपना कोई जर्मन एड्रेस डालना है, अपने किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त का जर्मन एड्रेस डालें, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो ये समझें कि आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं। तो जब तक आपके इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो तब तक आप शायद जर्मनी में पहुंच जाएं। तो इस तरह आपको काफी टाइम सेव हो जाएगा और इस तरह आपको स्टार्ट में कुछ गलतियां करके पता भी चल जाएगा कि हाँ, आपकी CV में या आपके कवर लेटर में क्या किस चीज की कमी है कि आपको क्यों पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बजाय ये एक्सपेरिमेंटेशन जर्मनी में आके करें, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट दिस एप्लीकेशन प्रोसेस राइट व्हेन यू आर इन पाकिस्तान। जब आप जर्मनी में जॉब सर्च वीजा पर हैं और आपको जॉब मिल गई है तो आपका वीजा जो टाइप है वो भी आपकी जॉब के मुताबिक चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज आपकी जो जॉब है वो 45,300 सालाना इनकम से ज्यादा है तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा, और अगर उससे कम है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा।
तो अब हम चलते हैं अपनी 7वीं वीज़ा कैटेगरी या पाथवे की तरफ, जो है EU ब्लू कार्ड। EU ब्लू कार्ड का जिक्र मैं अपनी वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये किन लोगों के लिए होता है। तो EU ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, नंबर 2 आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, और नंबर 3 आपकी जो इनकम है, सालाना जो इनकम का कंट्रैक्ट है, वो एक खास लिमिट से ऊपर होना चाहिए। एक लिमिट की मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो कि है 45,300 यूरो सालाना, ये हायर लिमिट है। और एक और भी इसके लिए पाथवे है जो कि लोअर इनकम वालों के लिए है, जिसकी लिमिट है 41,000 समथिंग। तो ये जॉब कंट्रैक्ट आप पाकिस्तान से बैठे बैठे भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा गया है। अच्छा, इस जगह में एक प्लेटफॉर्म का जिक्र करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपको आपकी डिग्रीज और यूनिवर्सिटीज को वेरीफाई या उसको जर्मन इक्विवेलेंस चेक करने के काम आता है। वो प्लेटफॉर्म सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन ऑपरेट करता है, जिसे ZAB भी कहते हैं, और जर्मन में इसका मतलब है Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB। तो उस ZAB प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अनाबिन डेटाबेस में अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो है, और उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि आप अनाबिन डेटाबेस और ZAB प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोबारा अपने EU ब्लू कार्ड के टॉपिक पर आते हैं। तो EU ब्लू कार्ड के लिए जैसा मैंने कहा था, 2 क्राइटेरिया, एक हाई सैलरी और एक लो सैलरी। हाई सैलरी तो क्वाइट ईजी है और क्लियर है कि आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, जिसमें मंथली सालाना जो कंट्रैक्ट आपका 45,300 यूरो होना चाहिए। अब चलते हैं हम लो सैलरी की तरफ। लो सैलरीज उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो बॉटलनेक ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखते हैं। बॉटलनेक ऑक्यूपेशन जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, मैनेजरियल प्रोफेशंस हो सकते हैं। और इसमें एक और भी छूट है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं भी है, लेकिन आपके पास 3 इयर्स ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप फिर भी लो सैलरी ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे जो जर्मनी में अवेलेबल है, और वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और आपके पास 3 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड। और अगर आपको वो जॉब लेटर दे देते हैं, तो आप उस जॉब लेटर के साथ और अपने एक्सपीरियंस लेटर के साथ एम्बेसी में जाएंगे, और आपको उस बेस पर आपको जर्मनी का वीजा मिलेगा। यहाँ पर मैं जॉब सीकर्स और हाउस बिल्डिंग सीकर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता चलूँ कि वो लोग जिनको पाकिस्तान में बैठे बैठे ही कोई जर्मनी में जॉब का कंट्रैक्ट मिल गया है या हाउस बिल्डिंग का कंट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन अब उनको वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में देरी हो रही है या उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो वो एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फर्स्ट स्किल्ड लेबर होता है, प्रोसेस होता है, उसको यूज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, आपने वो लिंक या ये कंसेप्ट अपने आबाद केपर या एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करना है। आगे सारा मामला वो खुद देखेगा, वो खुद एम्बेसी से रब्ता करेगा और एम्बेसी आपको जल्दी अपॉइंटमेंट दे देगी। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड या शोंसन कार्ड कहते हैं। वैसे तो आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में काफी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन मैं उस टेक्निकल डिस्कशन के अलावा कुछ आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका यहाँ पे आना भी आसान हो जाएगा और यहाँ पे रहकर जॉब हंट भी इजी हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने के बेसिकली 2 ही तरीके हैं, एक डायरेक्ट पाथ और एक इनडायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ में आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट और कंपेयर टू जर्मन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो चेक करने का तरीका मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले भी एक प्लेटफॉर्म का बताया, ZAB प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जाकर अनाबिन डेटाबेस में आप चेक करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी और क्वालिफिकेशन जर्मनी में अप्रूव्ड है कि नहीं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो इसके लिए है वो है आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, कि आप जर्मनी में आके अपने स्टे को कैसे फाइनेंस करेंगे। तो इसके लिए भी आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल वे कि आप बैंक में ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं, वहाँ पे 12,300 एंड समथिंग अमाउंट यूरोस आपने ब्लॉक रखवाने हैं, जिसमें से आपको सिर्फ मंथली खर्चा मिलेगा, आप वो सारी अमाउंट एकदम जर्मनी में आके नहीं निकलवा सकते। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब का कंट्रैक्ट ले लें। ये आपको वैसे तो पाकिस्तान में बैठे बैठे बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपको कोई जाने वाला जर्मनी में है, आप उसको क्या है कि एक डमी कंट्रैक्ट भी निकलवा सकते हैं। आप यहाँ पे आके बेशक वहाँ पे जॉब ना करें, तो ये काम डेफिनेटली आपके ताल्लुकात से ही होगा और उसी शहर से होगा जहाँ पे आप आ रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रैंकफर्ट में आ रहे हैं और आप जो पार्ट टाइम जॉब का कंट्रैक्ट वो म्यूनिख का निकलवा दें। तो इसमें आपने इस चीज को देखना है, ये एक सिर्फ मेरी तरफ से एक टिप थी। थर्ड जो तरीका है जो फाइनेंशियल मीन्स प्रूव करने का, वो ये हो सकता है कोई आपको स्पॉन्सर कर दे। तो ये ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त या जाने वाला अगर वो जर्मनी में रह रहा है, तो वो आपको एक लेटर निकलवा के देगा, जिसको फरफ्लिस्टुंग्स एक क्लियरिंग लेटर कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे की जिम्मेदारियां वो मेरे ऊपर है। फरफ्लिस्टुंग्स कहते हैं जिम्मेदारियों को, क्लियरिंग कहते हैं सब चीजें क्लियर होगी। तो ये लेटर आपको आउसलैंडर बिहोर्डर से मिलता है। ये जो आपका रिलेटिव या दोस्त है वो आके बिहाफ पे जाके वो लेटर लेगा, लेकिन इसके लिए उसको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी वहां पे जाकर। इतना कोई हार्ड टफ रूल नहीं होता, इजीली ये लेटर मिल जाता है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जिसका नाम है फरफ्लिस्टुंग्स
बिजनेस क्लियरिंग लेटर या विजिट वीज़ा फॉर जर्मनी, क्योंकि उस वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए उस वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इन तीनों में से एक भी लेटर जो भी आपके पास होगा वो, और प्लस अपनी क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन का जो लेटर है जो आपने अनाबिन डाटाबेस से डाउनलोड करना है, ये दोनों चीज़ें लेके आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे डायरेक्ट पाथ के लिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे पाथवे की तरफ जो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। तो इनडायरेक्ट पाथवे तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपका डायरेक्ट पाथवे सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी क्वालिफिकेशन जर्मनी के इक्विवेलेंट या कंपेरेबल नहीं थी जब आपने एनाबिन डाटाबेस पे उसको चेक किया। तो अब आप इनडायरेक्ट पाथवे में आगे। इनडायरेक्ट पाथवे में पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम में जाने से पहले आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी होती है। वो 3 रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपकी जो क्वालिफिकेशन हो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड हो, नंबर 2 आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो कम से कम A1 होना, और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो कम से कम B2 होना चाहिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट है आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस शो कराना है, तो वो उसी 3 तरीकों से करवा सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप जाते हैं पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम की तरफ। तो टोटल 15 पॉइंट्स होते हैं। 15 पॉइंट्स में से आपने 6 पॉइंट सिक्योर करने होते हैं ताकि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये इट इज नॉट ए गारंटी कि आपको एलिजिबल अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाएगा, सिर्फ आप 6 पॉइंट्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, हाँ जी अब आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 15 पॉइंट्स किस तरह कैटेगराइज हुए हैं, किस क्राइटेरिया पर हैं? सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन 4 पॉइंट्स, एज 2 पॉइंट्स, लैंग्वेज स्किल्स 3 points, professional experience 3 points, ties to Germany 1 point, spouse qualifying for opportunity card 1 point, qualification from bottleneck occupation 1 point। तो इस तरह ये टोटल मिलाकर 15 पॉइंट्स बनते हैं, और इन 15 में से आपने 6 पॉइंट्स मिनिमम सिक्योर करने हैं ताकि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इट इज नॉट ए गारंटी कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। अगर एजुकेशन को देखें तो उसके मैक्सिमम है 4 पॉइंट्स। तो अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की रिकॉग्निशन के लिए ZAB प्लेटफॉर्म पे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, अगर आपने वहां पे अप्लाई किया है और वो पार्शियली रिकॉग्नाइज हो जाती है तो आपको एजुकेशन के 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी एज जो है वो 35 से कम है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बिटवीन 35 to 40 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो लेट्स सपोज आपकी एज 35 से कम थी और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो पार्शियली रिकॉग्नाइज हो गई है, तो आपके 5 पॉइंट्स यहाँ पे सिक्योर हो गए। और इसी तरह लैंग्वेज स्किल्स की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास जर्मन A2 है लैंग्वेज स्किल तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी B1 लैंग्वेज स्किल है या लेवल है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपका B3 जर्मन लैंग्वेज लेवल है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हैं या C1 इंग्लिश का लैंग्वेज लेवल है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो लेट्स सपोज आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपने तब तक B2 लेवल कर लिया है तो आपको 3 पॉइंट्स वहां से भी मिल जाएंगे। तो अब पहले आपने 5 पॉइंट स्कोर किए थे और 3 पॉइंट ये, तो आपके अब टोटल पॉइंट्स 8 हो गए। और जो लोग भी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जर्मन लैंग्वेज आप अपनी जितनी अच्छी कर सकते हैं उसको करें, वरना आप यहाँ पर आकर बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप अगर पाकिस्तान में भी हैं तो आप लोकल अगर आप कहीं भी बाजार में घूमने जाते हैं या किसी छोटी मोटी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको उर्दू या पंजाबी या पटवारी या कोई भी इलाकाई जुबान आनी चाहिए। तो इसी तरह जर्मनी में भी ऐसा ही है। आप लोकल शॉप्स में जाएंगे तो वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। बहुत कम होता है कि बड़े शहरों में कोई आपसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर ले। अगर आपने उन लोगों में रहना है, पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, उनके साथ काम करना है तो आपको जर्मन जुबान सीखनी पड़ेगी। ये टिप आप अपने पल्ले बांध लें कि अगर आपने जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आना है तो आपको जर्मन जुबान सीखनी होगी। इसी तरह अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को देखें तो आपने अगर पिछले 5 साल में से 2 साल काम किया है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने पिछले 7 साल में से 5 साल प्रोफेशनल काम किया, प्रोफेशनल का मतलब कि जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड काम किया है, तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आई थिंक अभी तक ये जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स या इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर हासिल करने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा मिल जाए। और इसी तरह टाइज टू जर्मनी को अगर देखें कि अगर आप कभी भी जर्मनी में 6 महीने लगातार रहे हैं तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ये आई थिंक बहुत कम केसेस में होगा कि ये पॉइंट किसी को मिले। और इसी तरह अगर नेक्स्ट चीज को देखें कि स्पाउस अप्लाइंग फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, हाँ ये हो सकता है कि काफी पाकिस्तानी जो है वो वाइफ के साथ अगर इस चीज को प्लान कर रहे हैं, अगर उनकी वाइफ ने भी बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, उनकी एजुकेशन पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है और वो भी अगर लैंग्वेज कर लें तो हो सकता है वो भी अप्लाई कर दें। तो ये पॉइंट भी काफी मुझे लगता है पाकिस्तानी फैमिली सिक्योर कर लेंगी। और फिर हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बॉटलनेक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से काफी
पाकिस्तानी जो हैं वो इस कैटेगरी में भी आ जाएंगे, क्योंकि इसमें नर्सिंग भी आती है, मैकेनिकल, आपकी प्रोग्रामिंग, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजरियल पोस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोफेशन हैं जो बॉटलनेक से रिलेटेड हैं। तो ये पॉइंट भी शायद आप सिक्योर कर लें। तो आई थिंक आपको जर्मन लैंग्वेज लाजमी करनी चाहिए, और ये सब मिलाकर आप शायद 10 से 11 पॉइंट सिक्योर कर लें, और जो ये पॉइंट सिक्योर कर लेगा उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि आप ये चीज़ देखें कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। अब पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करेंगे, और आप खुद देखें कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो बहुत टफ कंपटीशन होने जा रहा है, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे आने के बाद भी आपका सर्वाइवल जो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करके आनी। तो इसलिए आपने अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड ठीक है, या आप मास्टर्स के लिए भी जर्मनी आ सकते हैं, या आप PhD के लिए जर्मनी आए, या आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ही कोई जर्मनी में जॉब ढूंढ लें। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो इसलिए ही मैंने काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको सब ऑप्शंस का पता हो, ताकि आप आराम से डिसाइड कर लें कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और कौन सी ऑप्शन टाइम सेविंग है। जहाँ पे आप जर्मनी की अपॉर्चुनिटी कार्ड की ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कनाडा और अमेरिका की भी ऐसी ऑप्शंस को देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप कनाडा या अमेरिका में इस तरह की ऑप्शन पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो जर्मनी से शायद आपको एक बेटर एज इस तरह देगा कि वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो एटलीस्ट वो होगी जो आपने सारी जिंदगी सीखी हुई है। जर्मनी में आके जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की आती है। जर्मन कल्चर भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो जुबान का है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, और आप ये देखें कि आपने आज से एक ऐसी जुबान सीखना शुरू करनी है जो आपने जिंदगी में कभी भी नहीं बोली। तो इसलिए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की ऑप्शन एक्सप्लोर करें, तो लाजमी आप USA और कनाडा की अपॉर्चुनिटी कार्ड या उनके जो इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। तो अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंड पे आपको मैं ऐसी 2 गोल्डन टिप्स दूंगा, जिनमें से एक आपका जर्मनी में स्टे बहुत कंफर्टेबल कर देगी, और दूसरा आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर कर देगी। तो सबसे पहली टिप, अगर आप जर्मनी में आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने आना है, वो अपॉर्चुनिटी कार्ड हो या किसी भी तरह आ रहे हो, तो आप आज से ही जर्मन जुबान को सीखना शुरू करें। जो लोग जर्मन जुबान टाइम पे सीख लेते हैं वो जर्मन कल्चर में बहुत जल्दी इंटीग्रेट होते हैं, और उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। और जो लोग स्किल्ड तो होते हैं लेकिन जर्मन जुबान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती इस वजह से, क्योंकि वो जुबान नहीं बोल पाते। और दूसरी गोल्डन टिप, अब चूंकि आपने इस वीडियो को देखने में भी इतनी एफर्ट की और आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, तो इसी तरह मैं आपको एक और डायरेक्शन में सजेस्ट करूंगा कि आप एफर्ट करें, कि वो है कुरान पाक को उर्दू में सुनना या उसको उर्दू में पढ़ना। इंशाल्लाह ताला अगर आप उसको उर्दू में सुनेंगे और पढ़ेंगे, वो आपकी ना कि ये दुनिया बल्कि आखिरत में इंशाल्लाह अच्छी कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप जर्मनी में आने का आपने डिसाइड कर ही लिया है, तो काइंडली मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जर्मन कल्चर, जर्नल ट्रेडिशन, जर्नल टेक्नोलॉजी और जर्नल सिस्टम पर काफी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप वाकई समझते हैं कि आपको इससे काफी प्रैक्टिकल टिप्स मिली हैं, तो प्लीज इसको जरूर शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो सके। मेरी अगली वीडियोस इंशाल्लाह ताला जर्मनी में रहने वाले लोगों को जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर होगी, और एक और वीडियो में घर के एक्सपेंडिचर पर बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जर्मनी में अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो घर का एक्सपेंडिचर है उसकी कैसी कैलकुलेशंस होंगी, आपको कितने पैसे चाहिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी यहाँ पे नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, ताकि वो भी आपको एक अच्छा सा आइडिया हो सके। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।